इश्क़ दी गलियां तंग हैं, शर्मो शर्मी में बंद हैं, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली, मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तो सब्र तो कर मेरे यार, ज़रा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चल यार हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चल यार हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हौले। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, हमने क्या जाना था, आइए पता कर लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि कविशा की डाइट पर ध्यान देना है, तो अमाल उसे बाखूबी फॉलो कर रही थी। अमाल ने कविशा को बेकरी जाने से मना कर दिया था। कविशा अब हवन की तैयारियों में जुट गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल का शुभ आरंभ करने से पहले वहाँ हवन रखा गया था, जहाँ सभी लोग मौजूद थे। डॉक्टर्स भी मौजूद थे, माँ और प्रिया भी मौजूद थे, और बाकी लोग भी। बस पंडित जी महाराज आ गए थे। हाँ हाँ, वही जिनकी दो बच्चे और एक बीवी है, जजमान जो कहते हैं। और फिर खाना खाते हैं, अपने पेट पर हाथ घुमाकर दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। हॉस्पिटल शुरू हो जाता है और ये सभी लोग अब घर आ जाते हैं। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। सुबह सभी लोग गार्डन एरिया की बैठक में बैठे हुए थे। सभी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक। तभी कविशा अपने हाथों में ट्रे लेकर आती है, जिसमें चाय के कप रखे हुए हैं। आमाल जो माँ के बगल में बैठी है, वो फट से खड़ी हो जाती है और कविशा के हाथ से वो ट्रे ले लेती है। बीवी, मैंने मना किया था ना, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता और मैं ठीक हूँ अब। कविशा ने ट्रे देने से मना किया अमाल को। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछ लिया। माँ देखो ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है और ये इतना परेशान हो गई हैं। थोड़ी सी? माँ आपको पता भी है? और अमाल, अपनी आंखों से इशारा किया था कविशा ने, उसका नाम इस तरह पुकार कर कि माँ को न बताए। अमाल ने कविशा की उस सतर्कता को भांप लिया था और वो चुप हो गई थी। बस बात पलट दी थी अमाल ने, और सभी अब चाय लेकर पीने लगे थे। तभी उदय जल्दी जल्दी यहाँ पर आया। मॉम जी, ये पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। हाँ हाँ, ले आ कर लूँ। तू बस साइन ही करवाता रहा कर। चाय पी तूने? मॉम ने उदय से पूछा। नहीं मॉम जी। प्रिया ने अपनी तिरछी निगाहों से उदय को देखा। मुस्कुरा दी थी प्रिया के वो लब। उसके हाथ में चाय का कप था। उसने चुपचाप वो चाय का कप टेबल के एक किनारे पर रख दिया था, और सभी लोग अपनी बातों में बिजी थे। मॉम साइन करने में बिजी हो गई थी। तभी उदय अमाल की तरफ आया था, जहाँ प्रिया ने वो कप रख दिया था। बॉस, वो जो नदी के किनारे वाली जगह है, क्यों? क्या हुआ उस जगह को? अमाल ने अब ज़रा चेहरा उदय की तरफ मोड़ा, और उदय ने चुपचाप से बड़ी चतुराई से प्रिया का कप उठा लिया। प्रिया जिस कप से चाय पी रही थी, उसी कप से अब उदय भी चाय पीने लगा था। बॉस, उस पर कुछ बनवा लेते हैं ना? नहीं, उस ज़मीन को 1 इंच भी मत छेड़ना। तो बॉस, अरे मैंने तुझे कुछ पेपर्स के लिए कहा था, तू लेकर क्यों नहीं आया? अमाल को कुछ याद आ गया था। बॉस, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए उदय चाय के कप के साथ यहाँ से बाईं तरफ मुड़ गया था। कहाँ गया ये? साइन हो गए। मॉम ने अपनी भारी आवाज़ से फाइल उसी टेबल पर रख दी थी, साइन करके। माँ, आप इसे समझाती नहीं है, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अपना। अमाल अब माँ के पास आकर बैठ गई थी और कविशा की शिकायतें करने लगी थी। तो वहीं कविशा जाकर मॉम के पास बैठ गई थी। मॉम, देखा ना आपने, किस तरह माँ से शिकायत कर रही है मेरी। अमाल,
खबरदार जो मेरी बहू की शिकायत की तो। देखा माँ किस तरह मॉम को भी अपनी साइड कर लेती है। मॉम के पीछे ज़रा हटकर कविशा ने मुंह चढ़ा दिया था अमाल को। ये तो गलत बात है समझन जी, आपको डांटना चाहिए इसे। क्यों, मैं अपनी बहू को क्यों डांटूं? मेरी बहू बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। देखा। ये कहते हुए कविशा ने फिर से अपनी होंठ तिरछे कर लिए थे। इतने में उदय वो फाइल लिए आ गया था। रूह और प्रिया कुछ बातें कर रहे थे। बस ये रही वो फाइल। अरे हाँ माँ, ये लीजिए। अमाल ने ये कहते हुए वो फाइल माँ के आगे कर दी। माँ ने हैरानी से पहले फाइल को देखा और फिर अमाल को देखा। माँ ऐसे मत देखिए, ये घर के कागज़ हैं, मैंने इन्हें पुख्ता करा दिया है ताकि कोई भी ऐरा गैरा घर पर नज़र डालने की कोशिश ना करे। माँ की आंखें एक पल के लिए भर आईं। रूह का अटेंशन पूरा इस तरफ हुआ प्रिया के साथ, और कविशा ने बस हैरानी से अमाल को देखा, क्योंकि अमाल ने कविशा को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। माँ ने बिना कुछ कहे अपनी गीली आंखों के साथ अमाल का माथा चूम लिया, और कविशा की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत उमड़ आई अमाल के लिए। वहाँ खड़ी प्रिया भी अमाल को देखकर मुस्कुरा दी। उदय भी अपने हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। तभी एक दास मॉम की तरफ बढ़ गया था। मॉम जी, कोई मिलने आया है आपसे। इस वक्त कौन मिलने आता है इतनी सुबह सुबह? ठीक है, उसे वहाँ बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। वैसे नाम पूछा तुमने? मॉम ने दास से पूछा। जी मॉम जी, विनय नाम बता रहे हैं। विनय का नाम उजागर होते ही सबकी निगाह उस दास पर चली गई, और मॉम की जो भवें हैं वो स्ट्रेट हो गई थीं। ऐसा करो, उसे यहीं भेजो। जैसे ही मॉम ने कहा, रूह का दिल तेज भागने लग गया और वो पंप करने लग गया जल्दी जल्दी। रूह उठकर कविशा के पास आ गई और कविशा का दाहिना हाथ उसने अपनी हथेली में जकड़ लिया। फट से कविशा ने रूह को देखा और अपनी आंखों से ही इशारे में बोली, कुछ नहीं होगा। विनय विनय अपने कदम उस दास के साथ इस तरफ ले आया था। दास यहाँ विनय को छोड़कर लौट गया और सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। विनय ने अपने दोनों हाथ सामने बांध लिए थे और आकर मॉम के पैर छू लिए थे, और दोबारा वो अपने हाथ बांधकर मॉम के सामने खड़ा हो गया था। खुश रहो, मॉम ने आशीर्वाद दिया। बोलो, किस लिए मिलना चाहते हो मुझसे? मॉम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मॉम खामोश रही, फिर अपना चेहरा उदय की तरफ करके बोली, उदय, एक कुर्सी तो लेकर आ। उदय ने कुछ नहीं कहा। अपनी स्थिर आंखों के साथ उसने सिर्फ अपने सर को हिलाया और जाकर एक चेयर ले आया। दे इसको। उदय ने चुपचाप विनय के पास उस चेयर को रख दिया, और विनय एक पल रूह पर अपनी नज़र करते हुए उस चेयर पर बैठ गया था। तो बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मॉम जी, विनय हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट रूह के हाथ पर जैसे अपना रिफ्लेक्शन दे रही थी। वो कविशा का हाथ दबा दे रही थी। मॉम बहुत रिलैक्स थी और बहुत शांत हो गई थी, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी। लेकिन जो यहाँ पर सब जन बैठे हुए थे वो ज़रा गंभीर हो गए थे। उनके दिल में धक धक हो रही थी। जो भी हो, विनय तो दिलेर है। हाँ, तुम अपनी बात शुरू करोगे या सिर्फ यूं ही बैठे रहना है? मॉम ने कहा। मॉम जी, मैं यहाँ आपसे अपनी मोहब्बत के लिए इजहार करने आया हूँ। जैसे ही विनय ने ये कहा, सबके दिल की धड़कनें जो पहले से ही भाग रही थी वो और तेज़ भागने लगी थी। कविशा ने रूह का हाथ थामे हुए ही अमाल को देखा। अमाल की नज़रों ने ये कहा कविशा से कि शांत रहो, आराम से। मॉम जी, मैं जानता हूँ ये बड़े लोगों की बात है, लेकिन इसीलिए मैंने अपने डैड को भी भेजा था। ओह,
तो तुमने अपने डैड को भेजा था, वो खुद नहीं आए थे? मॉम का ये सवाल थोड़ी देर के लिए विनय को चुप कर गया था। नहीं, वो खुद आए थे। मेरा मतलब वो वो भी चाहते हैं रूह को मेरी ज़िंदगी के लिए, और मैं भी रूह को बहुत चाहता हूँ मॉम जी। मैं रूह से बहुत प्यार करता हूँ। मैं रूह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मुझे ये बात सीधा आपसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मॉम जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। और जब मैंने रूह से प्यार किया था तो मुझे ये सब नहीं मालूम था। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा डैड क्या करते हैं? नहीं, नहीं मॉम जी, ये तो मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रूह आपकी बेटी है। अच्छा, तो ये जानकर तुम्हें पछतावा हो? नहीं मॉम जी, ये मैंने नहीं कहा। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जब रूह से बात नहीं करता मेरा दिल बेचैन रहता है। विनय थोड़ा असहज हो रहा था अपनी दिल की बात करने से, क्योंकि यहाँ बहुत लोग थे। हाँ हाँ बोलो, हिचकिचा क्यों रहे हो? अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो ना, तो डर किस बात का? हाँ, ओ नहीं मॉम जी, मैं डर नहीं रहा, बस बड़े लोग बैठे हैं। हाँ, तो क्या हुआ, बोलो। जी, विनय अब ज़रा सीधा हुआ था। मॉम जी, मैं रूह के बगैर नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी रूह के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने मैंने अपनी सांसें सिर्फ रूह के साथ जोड़ी हैं, और जब वो मुझसे बात नहीं करती, जब मैं उसे देख नहीं पाता, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ कि रूह को प्लीज़ हमारा रिश्ता मान जाइए ना। अ, मैं कैसे कहूँ आपसे, मैं उसके लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी रूह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप अगर कहें कि मैं ये गांव छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगा, मैं अपना घर भी छोड़ दूँगा, लेकिन मैं रूह से दूर नहीं रह सकता मॉम जी। उस दिन आपने डैड से वो शगुन लेने से मना कर दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरी किसी ने सांसें छीन ली। मैं रूह से बहुत बहुत प्यार करता हूँ मॉम जी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप जो कहेंगी मैं करूँगा। बस बस, ये सब कहते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और फिर जब वो चीज़, वो इंसान हासिल हो जाता है तो सारी बातें वो बिसरा जाते हैं। मॉम ने कहा, नहीं नहीं मॉम जी, मैं अपनी रूह से आगे अपनी जान को रखूँगा। कभी भी कोई भी मुसीबत पहले मुझे छुएगी, फिर मेरी रूह को छुएगी। बस आप हमारे रिश्ते को कबूल कर लीजिए मॉम जी। बेटा, जब पैरों के नीचे नुकीले पत्थर पड़ते हैं ना, तो जवान खून का उबाल कब ठंडा पड़ जाता है ये उसे खुद नहीं पता चलता। और मैं अपनी बच्ची को, अपने दिल के टुकड़े को उस घर में भेज दूँ जहाँ मेरे कपूर। नहीं मॉम जी, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता? तुमने अभी कहा ना कि तुम इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे। जी मॉम जी, लेकिन मैं अपने डैड को अच्छे से जानता हूँ। फोर कपूर अंकल को नहीं। मॉम ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को विनय के सामने किया था। कल की क्या खबर, कल का क्या पता, तुम्हारा बाप तुम पर कोई और दबाव डाले, जिस तरह उसने मेरे कपूर को, तुम मेरी फूल सी बच्ची को। नहीं मॉम जी, मैंने कहा ना, मेरे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम जी, मैं अपनी रूह के लिए अपनी जान बिछा दूंगा उसके पैरों में, और आप कह रही हैं कि मैं रूह को तकलीफ़। नहीं मॉम जी, नहीं मॉम जी, ये एक गलत फहमी है मॉम जी। मेरे डैड ने नहीं किया ऐसा, और मेरे डैड तो खुद आपके पास आए थे ना हमारे रिश्ते के लिए। वो रूह को कब का अपना चुके हैं। मैं
मैं कैसे समझाऊँ आपको मॉम जी, बस इतना समझ लीजिए कि रू मेरी ज़िंदगी आप मेरी आँखों में देख लीजिए। क्या कहीं भी आपको कुछ झूठ दिखाई देता है? क्योंकि रू ने बताया था मुझे कि आप इंसान की आँखों में देखकर उसके दिल के झूठे होने का पता लगा लेती हैं। हाँ, ये कर लेती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों की जो सीधे होते हैं, साधे होते हैं। ग्रोवर जैसे लोगों की आँखों में क्या है, क्या नहीं, ये कहाँ पता लगता है। मॉम जी, बस एक बार आपको लगता है कि मैं अगर इस सर्कल में आ गया तो मैं अपनी रूह को प्यार करना छोड़ दूँगा? क्या एक ही ने भाभी से प्यार करना छोड़ दिया? ये कहते हुए विनय मॉम के पास, उनकी नीज़ के पास आकर बैठ जाता है और उनके पैर को पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ डैड को लेकर जो गलतफ़हमी है उसकी वजह से ही आप हमारे रिश्ते को कबूल नहीं कर रही हैं ना। विनय की आंखों में आंसू थे, मोम उसकी आंखों में ही देख रही थी। ठीक है, तुझे लगता है ना कि गलतफ़हमी है तो ठीक है, गलतफ़हमी दूर कर। हाँ, इतना तो गर्म खून होगा ग्रोवर का। जी बिल्कुल है मॉम जी, गर्म खून है। ये सुनते ही विनय की गर्दन सीधी हो जाती है। हाँ, जा कुर्सी पर बैठ। मॉम ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और विनय जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने रूह को देखा, रूह की आंखों से पानी निकल रहा था। जा, तुझे साबित करना होगा, कुछ ढूंढ कर ले आ कि तेरे डैड ने मेरे कपूर को नहीं मारा। तो एक क्लू भी लाएगा ना, मैं अपनी रूह तुझे सौंप दूंगी। जा। मॉम ने ये कहा और विनय ने एक शब्द नहीं बोला। वो खड़ा हुआ अपनी चेयर से और रूह को देखते हुए यहाँ से बाहर की तरफ चला गया। ये माहौल ज़रा गंभीर हो गया था। रूह अपने कमरे में चली गई, उसके पीछे कविशा। उदय को अमाल ने कुछ इशारा किया और वो भी किसी काम के लिए बढ़ गया। माँ, मॉम और प्रिया थे। अमाल ने प्रिया को भी इशारा किया और प्रिया अमाल के साथ अंदर चली गई। अब इन दो समधिनों में बात होने लगी। अमाल, आप चाय पियोगे? प्रिया ने कहा। हाँ, तुम्हें चाय बनानी आती है? अमाल ने छेड़ते हुए प्रिया से कहा। मैं ऐसी चाय बनाती हूँ कि आप दीदी की चाय भी भूल जाएंगे। वो कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी दीदी की चाय नहीं भूल सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ और दो तो कुछ और भूल सकते हैं। अमाल। अच्छा, जीजू से सीधा अमाल? नहीं, वो जीजू थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है ना, तो अमाल ठीक है, चलेगा ना? हाँ, सब चलेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी आधी घरवाली हो। अमाल, ये कहते हुए प्रिया फ़ौरन किचन में भाग गई और किचन में जाकर वो चाय बनाने लगी थी। चाय ये लोग बैठकर हॉल में पी ही रहे थे कि कविशा के कदम इस तरफ बढ़े। अच्छा, तो चाय की सिप ली जा रही है मेरे बगैर? आराम से बीवी। जल्दी जल्दी आती कविशा को टोका था अमाल ने और कविशा आकर अमाल के पास बैठ गई थी। ओह, तो अब फिल्मी हरकतें कोई नहीं कर रहा? हाँ, प्रिया ने ज़रा कविशा को छेड़ते हुए कहा। चुप कर। अमाल जी, बोलो। रू, क्या हुआ? रू ठीक है ना? अमाल ने भवें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन फिक्र मत करो, मॉम ने जो शर्त रखी है विनय के सामने वो ठीक है, और विनय, मुझे लगता है वो शर्त पूरी कर देगा, अगर वो सही कह रहा है तो। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है अमाल। तो बीवी को चाय पीनी है? किसने बनाई है? ये साली ने बनाई है और कह रही थी कि इनकी चाय पीकर मैं अपनी बीवी की चाय भूल जाऊंगी। समझाइए इन्हें, ऐसा नहीं हो सकता ना। अमाल ने अपने होंठ कविशा के होंठों तक बढ़ा दिए थे, तभी कविशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ज़रा सीधा कर दिया था और ये इशारा किया था कि वहीं बैठी हुई है प्रिया। तो क्या हुआ, आधी घरवाली है ना वो भी। चुप। कविशा ने अमाल को चुप करा दिया था। अच्छा, मैं आज बेकरी जाना चाहती हूँ। बेबी, मना किया है ना मैंने। अमाल, कुछ काम है और फिर बही खाते भी देखने हैं, तो आज मुझे जाना होगा। प्लीज़। एक छोटा सा मुँह बनाया था कविशा ने
वाह, आप लोगों के अंदर इतना प्यार कब से होने लगा? तू चुप कर, जब देखो तब डायलॉग मारती रहती है। अच्छा, मेरी चाय ख़त्म हो गई है, आप लोग अपना ज़रा ये प्यार आगे करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर प्रिया अंदर किचन की तरफ चली गई थी। अगर कुछ दिन नहीं जाओगी बेकरी तो क्या हो जाएगा बीवी? इतनी सी बात मेरी नहीं मान सकती हो तुम? मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन एक ही दिन तो जाना है ना। मुझे सिर्फ वही खाते देखने हैं, और फिर जो हमारे लिए काम करता है उनसे हमें मिलना चाहिए ना। ठीक है, मैं अपनी बीवी को मना भी तो नहीं कर सकती। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कविशा ने अपना चेहरा टेढ़ा कर दिया था अमाल की नज़रों के आगे। दूसरा ऑप्शन तो है ना? वो भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तुम्हारे द्वारा ही चुना गया है कि जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कोई प्यार व्यार नहीं होगा। अच्छा, तो एक चुम्मा तो दे सकती हो। ये कैसी भाषा है? अब देसी भाषा भी ना बोलूं? देसी भाषा में ये कहते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? वैसे शायरी की भाषा भी मुझे आती है, एक बोसा दे दीजिए। उफ, तुम्हारी ये शायरी। कविशा मुस्कुरा दी थी और उठ गई थी वो अब तैयार होने के लिए। कविशा तैयार होकर वापस आई थी तो देखा था अमाल भी अपने कुर्ते की बटन लगा रही है। कविशा ने आकर पीछे से अमाल को अपनी बाहों में भर लिया था। अरे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अपने अमाल पर प्यार आ रहा है। तो ठीक है, प्यार कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। कहाँ जाना है? कविशा ने पूछा। बस एक लैंड के सिलसिले में जाना है और बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान से जाना। कविशा ने ये कहकर अमाल के कंधे को चूम लिया था और अमाल ने कविशा को अपने सामने कर लिया था। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के उसके माथे को चूमा था। मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बीवी को अपना ख्याल रखना है। ये कहते हुए कविशा ने चेहरा उचकाया और अपने होठों को अमाल के होठों में रख दिया, और फिर अमाल ने आंखें बंद की और उसके लब खुलकर कविशा के अधरों को अपने अंदर ले गए। धीरे धीरे लबों ने चाल बदली, ऊपर से लेकर नीचे तक किस हुआ, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। ये बताया इस किस ने कि कितनी मोहब्बत है। अब ये दोनों अपने अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। अमाल उदय के साथ और कुछ आदमियों के साथ उस लैंड के सिलसिले में लैंड पर चली गई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर वो लैंड था। वहां जाकर वो उस ज़मीन का मुआयना करने लगी थी। तभी जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए बैठी, एक गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसके आदमी सतर्क हो गए और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उतने ज़्यादा आदमी नहीं थे, लेकिन उतने थे कि वो अमाल को सेफ कर सकते थे। लेकिन एक गोली चलने के बाद दूसरी गोली चली ही नहीं। अमाल के साथ साथ सभी हैरान हो गए। अमाल ने ऑर्डर दिया कि इस क्षेत्र को जांच लिया जाए, छान लिया जाए, तलाश लिया जाए कि कौन है वो। सारे आदमी तलाशी में जुट गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। अमाल भी ढूंढ कर जब वापस अपनी कार की तरफ आई, उसके सेल फ़ोन ने रिंग कर दी। उसने स्क्रीन देखा मोबाइल का तो वो डॉक्टर का कॉल था। फट से वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। जी डॉक्टर, आप? मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर शर्मा, वो कवरेज एरिया का दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है। कविशा की सारी रिपोर्टें आ गई हैं और स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स भी मेरे हाथ में ही है। हम लकी हैं कि कविशा के मामले में हमें जल्दी वो मोड़ मिल गया जहाँ ये ग्राफ नीचे जा रहा था। क्या मतलब? अमाल की दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। वो घबराने लगी थी, डरने लगी थी कि कहीं उसका वो डर, उसकी वो तकलीफ़। नहीं, वो आगे सोचना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर शर्मा प्लीज़, आप जल्दी बताएंगे? हाँ अमाल, मैं जल्दी ही बता रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम ढिलाई भी नहीं कर सकते। हमें एक पॉइंट पर आकर ये वजह मालूम हो गई है कि कविशा की तबीयत डाउन जाने का, उसकी एनर्जी डाउन जाने का मतलब क्या है। तो हम उसे यहीं रोक सकते हैं।
जो मैंने सोचा था सिवियर एनीमिया वो नहीं है। और हाँ, अगर हम थोड़ी भी देरी करते तो वो सिवियर एनीमिया में बदल जाता। जैसे ही अमाल के दिल ने ये सुना, उसके दिल ने एक ठंडी सांस ली। और जो भी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स थी उसमें सभी ऑर्गन उनके बहुत बढ़िया हैं। ऑर्गन में कोई भी डैमेज अभी नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। सो रिलैक्स, कविशा बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें डाइट की ज़रूरत है और उन्हें कहना वो अपना ख्याल रखें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, सबसे बड़ी बात है। और दवाइयाँ टाइम पर लेती रहें। और हाँ, 1 हफ़्ते बाद आप दोनों को वापस आना है, चेकअप दोबारा होंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप नहीं जानते आपने मुझे क्या क्या दिया है। थैंक यू। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं, जैसे शुक्रिया अदा किया जाता है वैसे ही करिए। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मुझे पेशेंट देखने हैं, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर शर्मा ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया और अमाल का दिल बहुत बड़ा हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी कविशा ठीक थी, बहुत ठीक थी। बस इसी के साथ इसके आदमी सब जब लौटे वापस, तो ये लोग अपनी गाड़ी लेकर इस एरिया से निकल गए थे। वहाँ कविशा भी अब अपने घर के लिए निकल गई थी। अपनी गाड़ी चला रही थी, उसकी आंखें ज़रा ढप रही थीं, शायद वो थक गई थी। अभी पूरा अंधेरा नहीं छाया था, शाम में वो हल्की हल्की रोशनी थी और गाड़ी की हेडलाइट्स भी जलने लगी थी। तभी कविशा की गाड़ी पर रोक हुई थी। 2 बाइक सवार सामने से आ गए थे। कविशा ने उन्हें देखकर फट से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और उसकी गाड़ी अचानक से रुकी। जो भी उसकी पलकों में नींद थी, थकान थी, अचानक से छू हो गई। अगर वो ब्रेक नहीं लगाती तो वो 2 बाइक सवार हवा में नजर आते। फट से कविशा ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जाकर एक बाइक वाले की कॉलर पकड़ ली। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिखता नहीं है? आंखें नहीं है? तुम्हारी आंखें क्या बटन दी है भगवान ने? उतारो इसे हेलमेट को। जब उसने कहा हेलमेट उतारने के लिए तो उस लड़के ने, उस आदमी ने वो हेलमेट उतारा और जैसे ही कविशा ने उसका चेहरा देखा, उसने उसकी कॉलर को छोड़ दिया और एक कदम वो पीछे ले गई। कविशा का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी आंखों में आक्रोश भर गया। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? ये और कोई नहीं, कविशा के वही 2 कज़न्स थे जो उस दिन घर पर आए थे। क्यों? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते? हाँ बहना, हम तुम्हारा रास्ता रोक भी सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं। ये कहते हुए उस आदमी ने, उनमें से एक ने कविशा की तरफ अपने कदम किए। जो 2 कदम कविशा पीछे ले गई थी, उन दूरी को वो मिटाना चाहता था। जैसे ही एक कदम उसने लिया, कविशा का जोरदार थप्पड़ पड़ा उसके गाल पर। वो झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और उसका वो कान सुन्न हो गया। तभी वहाँ से वो दूसरा वाला भागते हुए आया और कविशा पर उसने घूंसा तान दिया, लेकिन उस घूंसे को रोक दिया। उस दूसरे वाले कज़न का वो घूंसा कविशा के चेहरे पर पड़ता उससे पहले ही बीच में एक हथेली आ गई थी और ज़ोरदार दूसरे हाथ से उस आदमी ने कविशा के उस दूसरे कज़न की जॉ लाइन पर मारा था। वो ज़मीन पर गिरा था। कविशा ने हैरानी भरी निगाहों से उस आदमी को देखा। वो और कोई नहीं, अरुण था। पहले वाला कज़न अब अरुण की तरफ बढ़ा और अरुण को एक पंच लगा दिया था उसने। अरुण ने 2 पंच मारे, एक उसकी जॉ लाइन पर और दूसरे हाथ से उसकी रिब्स पर। रिब्स पकड़कर वो पहला कज़न वहीं बैठ गया। दूसरा कज़न उठा और अरुण ने एक किक मारी उसे उसके पेट पर और वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। मर्द हो ना, मर्दों से लड़ो, शर्म नहीं आती एक अकेली लड़की को देखकर उसका रास्ता रोकने की? हाँ, तुम कौन हो? हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, इससे है। हम इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस पहले वाले कज़न ने कहा अपनी रिब्स को पकड़ते हुए। अरुण ने पीछे मुड़कर कविशा को देखा जो घूर रही थी अपने कज़न्स को। सूरज को थामने चले हो, बच्चे हो, जलकर राख हो जाओगे। निकलो यहाँ से, वरना इतना मारूंगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाओगे आईने में। निकलो। अरुण ने अपनी गन निकाल ली थी, गन निकाल कर तान दी थी
और उन दोनों की सिटी बिटी गुल हुई थी। फट से वो अपनी बाइक पर बैठे थे और चले गए थे। अरुण पीछे मुड़ा था। कविशा ने अब घूरते हुए अरुण को देखा था। तुम हो कौन? तुम क्यों आए? मैं उन दोनों को संभाल लेती। जानता हूँ आप किसी को भी संभाल सकती हैं। जो अमाल को संभाल सकती है वो किसी को भी संभाल सकती है। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरी अम्माल की बात करने की? हाँ, और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने आप अपने मसले सुलझा लेती हूँ। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहते हुए अरुण ने कविशा की गाड़ी का वो दरवाज़ा खोल दिया था। घर जाइए, अंधेरा होने वाला है, अरुण ने ये कहा। और फिर कविशा की गाड़ी का वो दरवाज़ा खोलकर वो अपनी बुलेट पर सवार हो गया। बुलेट स्टार्ट की और हल्का सा आगे निकल गया। कविशा की घूरती हुई निगाहें वापस अपनी कार पर पड़ी और वो अपनी कार में आकर बैठ गई। दरवाज़ा बंद किया और फिर अपनी कार को अरुण की बाइक से आगे कर दिया। अरुण काफ़ी देर तक कविशा की गाड़ी के पीछे जाता रहा था। कविशा वह हवेली पहुंच गई थी, गाड़ी रोकी थी और दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। कविशा ने अपने गर्म कान को ज़रा नॉर्मल कर लिया था और उसने आते ही अपने बेड पर अपना दुपट्टा फेंक दिया था। बस उसे अपने स्टमक पर 2 हाथ महसूस हुए थे। उसने फट से उन हाथों पर अपनी हथेली को सहलाते हुए कोहनी तक उन हाथों को पकड़ लिया। अमाल। कविशा के लबों से अमाल का नाम निकला था और जैसे उसका वो भाव छू हो गया था जो भाव वो अंदर लेकर आई थी। कविशा को फट से अमाल ने अपनी गोद में उठा लिया था और वो घूम गई थी। अमाल की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। बीवी, क्या हुआ? हाँ, मुझे नीचे उतारो अमाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगी। मैं तुम्हें आज भरपूर प्यार करूंगी, इतना कि वक्त कम पड़ जाएगा, ये सांसें कम पड़ जाएंगी बंद। इतना ही कहा था अमाल ने कि फट से कविशा ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। नीचे उतारो। नहीं बीवी, हाथ के पीछे से ही कहा अमाल ने। डॉक्टर का फ़ोन आया था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ खिलानी है और खाने पीने का ध्यान रखना है। और ख़बरदार बीवी, अगर तुमने खाने पीने में ज़रा भी कोताही बरती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविशा ने फट से अपनी दोनों बाजू के हार बनाए और अमाल की गर्दन में डाल दिए। अमाल ने फिर से एक सर्कल लिया और फिर कविशा को अपने सामने खड़ा किया। कविशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया। इतनी तेज चूमना शुरू किया। कविशा ने अपनी आँखों को बंद करके अपने होठों को अमाल को सौंप दिया। अमाल ने फट से निचले होंठ को पकड़कर खींचा और छोड़ दिया। अमाल, बीवी, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, मेरी बीवी को कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते हुए अमाल की आंखों से 2 आंसू निकल आए थे। वो 2 आंसू आकर उसके नाक के पास अटक गए थे। कविशा ने उन दोनों आंसुओं को अपने होठों से साफ कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम बीवी, मैं कितना डर गई थी, मुझे सब मालूम है। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी तेज चलती धड़कन, ये सांसें मुझे नहीं बताएंगी कि वो तेज क्यों हैं? अमाल, मुझे अच्छे से मालूम है तुम कब कब सोई हो और कब कब नहीं। बीवी, फट से गले लगा लिया था अमाल ने अपनी बीवी को। तो इन्हें ये मोमेंट ज़रा सा इंजॉय करने देते हैं और हम बाहर आ जाते हैं कमरे से। ज़रा हाँ हाँ बाहर आइए, आप लोगों को हाथ पकड़ कर निकालना पड़ता है। ये बातें अच्छी नहीं, ये आदत अच्छी नहीं। चलिए मुस्कुरा दीजिए इसी बात पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक तो आपसे होता नहीं है, वो आप थंब वाला बटन आपको दिखता ही नहीं होगा। हाँ, आपके फ़ोन में होगा ही नहीं, है ना? हाँ, मुझे मालूम है। एनीवेज, आप बस मुस्कुराइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस दुआ करिए इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे कविशा और अमाल की, और ये लोग अपने पड़ाव पर पहुँचे, है ना? मे भी एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमाल और कविशा आपसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना?
जब आप सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, लाइक ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों भी है ना कि नहीं आ सकते तो नहीं आएंगे। जब तक आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।